नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की किताबों के बारे में। इस प्रकार का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन चूंकि मैं यूट्यूब पर बहुत ही इरेगुलर हूं, कभी महीने में 10 वीडियो भी डाल देता था तो कभी अब 1-2 भी नहीं डालता, तो उसके कारण यूट्यूब ज़्यादा बच्चों तक वीडियो रिकमेंड नहीं करता है। उसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों के रोजाना ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के पेपर 2 के लिए कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो मैंने सोचा एक बार दोबारा उस प्रकार का वीडियो बना देना चाहिए ताकि जो नए विद्यार्थी जुड़ते रहते हैं या जिन तक पहला वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक भी बात पहुंच जाए। भर्ती के संबंध में कोई चमत्कार हो तो अलग बात है, बाकी तो अभी लग रहा है कि चुनाव के बाद में ही 6-7वें महीने तक आपकी वैकेंसी आए, तो उस हिसाब से बात करें तो 10-12 महीने की रणनीति के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो मोटा मोटी। तो किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी जो विद्यार्थी जुड़े रहे उनको मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके संबंध में बता चुका हूँ। एक बार आप और ध्यान से सुनेंगे, आज काफ़ी कुछ नई बातें भी हम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो पेपर 2 के संबंध में बात करें तो भारतीय इतिहास के कालखंड तीनों प्राचीन भारत, हम आज सब एकदम धीरे धीरे सब कुछ आसानी से और सिंपल शब्दों में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में आपका मध्यकालीन भारत, सभी प्रकार आपका कोई क्वेश्चन यहां पर बचना नहीं चाहिए, इस प्रकार की मैं कोशिश करूंगा। नंबर 3 है आपका आधुनिक भारत। फिर उसके बाद में आपका आता है विश्व इतिहास। मैं आगे इसमें इतिहास नहीं लिख रहा, आप समझ तो जा ही रहे हो क्या है विश्व इतिहास। फिर उसके बाद में आपके आता है राजस्थान का इतिहास, और वो आर्ट कल्चर पेंटिंग भी आपके दे रखा है। तो राजस्थान इतिहास और संस्कृति का भी पोर्शन, हालांकि वो नाम में सब कुछ समाहित हो जाता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास किया करो इसको। ठीक है, ये आ गया। और फिर इनके संबंध में बात कर लेते हैं। फिर कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह या और कैसे तैयारी में आगे बढ़ना उसके संबंध में बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ 1-2 किताबों के एक्स्ट्रा नाम लिखूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उलझाने, देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। एक तो क्या है कि आप 2 पे कर लोगे या आगे बढ़ के जाओगे, फिर पूछोगे कमेंट में कि सर आपने ये क्या बताया, मैंने नहीं पाया, या फिर आप मैं जो इसमें बता रहा हूँ वही चीजें आप रिपीट में दोबारा पूछते रहते हो। एक बार आप ध्यान से सुनो जो मैं बातें बता रहा हूँ। ज्यादा किताबें किसी कालखंड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने किताबें खरीद रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी और किताब का नाम लिखूंगा, उनके पास जो किताबें हैं उसका मैं नाम ही नहीं लूंगा, तो उनको तो संशय पैदा हो जाएगा कि पता नहीं मेरी किताब सही है कि नहीं है। वो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी के मैं समझता हूं कि उसके मनोभाव क्या होते हैं, तो इसलिए मैं ये बता दूंगा कि आप ये किताबें भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि एक कालखंड में मैं आपको जिन्होंने परीक्षाएं पास की है उसमें से आपको मैं बता दूंगा। प्राचीन भारत में आपको कोई कहेगा कि मैंने केशव श्रीवास्तव पढ़ी थी, कोई कहेगा मैंने कि पप्पू सिंह प्रजापत पढ़ी थी, कोई कहेगा मैंने सौरभ चौबे पढ़ी थी। इसके अलावा सिर्फ आर्य पढ़ के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। तो बहुत तरीके के और भी मिल जाएंगे आपको कि मैंने कोई और किताब पढ़ी थी, कोई किरण कंपटीशन टाइम के साथ कोई और दृष्टि की पढ़ रहा होगा। मतलब भांति भांति के लोग भांति भांति की किताबें पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं। एक जनरल जो किताबें जिनमें आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़े, उनसे आपका काम भी चल जाए, इस प्रकार की किताबों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी केशव श्रीवास्तव की किताब पढ़ रहा है, सौरभ चौबे की किताब पढ़ रहा है, या पप्पू सिंह प्रजापत की, पीएसपी लिख देता हूं मैं, इनकी किताब पढ़ रहा है, उसको कहीं भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इनकी खासियत क्या है, देखो ये किताब ऑथेंटिक मानी जाती है जहां तक, क्योंकि इससे इसका प्रूफ भी मान लिया जाता है, लेकिन क्या है कि काफी सालों से ये अपडेट नहीं हुई है, और इसमें कुछ आपको थोड़े बहुत ऐसे आजकल के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन कई स्टेट में पूछ लिए जाते हैं, उसका एक आध आपको लग सकता है कि ये फैक्ट इसके अंदर नहीं मिला। बाकी इसमें पढ़ने में आसानी है, आसान है पढ़ने में, बड़ी तो है काफी किताब, ये काफी बड़ी है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी आसान है, थोड़ा सा वो एक फ्लो बन जाता है आपका, ये इसका फायदा है। फैक्ट अच्छे से याद करने के लिए, और हालांकि कम नहीं है इसके अंदर भी फैक्ट काफी है, ये सबसे अच्छी किताब है जिसके बारे में आप जानते भी हैं। इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, रिव्यू तो शायद मेरा सभी का किया हुआ होगा, कोई छोड़ी नहीं है। और एक है पीएसपी, ये सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाली संभावना वाली किताब है, लेकिन बल्कि है, काफी बड़ी है और समय मांगती है, रिवीजन के समय दिक्कत आती है। या तो इसको पढ़ें तो आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाएं शॉर्ट में, इसी किताब को लेकर आप वापस रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत इसके अंदर भी आती है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में इसमें थोड़ा सा कम समय लगता है पढ़ने के अंदर। तो आपने इनमें से कोई भी किताब पढ़ रहे हो
तो आपको कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप ये जो किताब है ये आपके लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेगी, और बाकी इन दोनों किताबों में भी कोई कमी नहीं है। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, तो उससे बेहतर तो कोई किताब है ही नहीं। और नहीं आप फ्लो में तो वैसे पढ़ना चाहते हैं कि फैक्ट वाइज डेटा न देकर और थोड़ा सा एक कहानी के स्वरूप में किताब देखने को मिले, आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर मध्यकालीन में मैं आपको ज़्यादा ऑप्शन न बताते हुए सीधा ही बता देता हूं। हालांकि इसके अलावा भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किताब बहुत मोटी भी नहीं है, मतलब पर्याप्त साइज की है, और पर्याप्त डेटा जो परीक्षा के हिसाब से पूछे जाते हैं वो उसके लिए ये पर्याप्त है। और कोई दूसरी किताब ऐसी दिखती नहीं कि उसको रिकमेंड कर दिया जाए और उससे बेहतर भी नजर आ रही, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नाम नहीं लिख रहा हूँ। हालांकि एलपी शर्मा जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, जिनको पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है, नए स्टूडेंट है, वो एलपी शर्मा पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। लेकिन उसके जो फैक्ट हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नए विद्यार्थियों को ये दिक्कत बहुत आती है, आप मतलब क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भी वीडियो देख लेते हैं कि जो एमए में शुरू में ही है या बीएड के शुरू में ही है, वो सोचते हैं कि कभी आगे तैयारी करेंगे और शुरू में समझ में नहीं आते फैक्ट, तो वो इस प्रकार की किताब के साथ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत, इसमें देखो एक तो किताब है परीक्षा वाणी, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको पढ़ते भी हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट को बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण करके और जो जो पूछा जाना चाहिए वो लगभग चीज़ इसमें कवर रहती है। गलतियां देखो इस प्रकार की सभी किताबों में कुछ कुछ तो मिल ही जाती हैं, इसमें थोड़ी सी आप आधा % 1% एक्स्ट्रा मान सकते हैं। वो गलतियां आपको कैसे पकड़ में आ सकती हैं, देखो एक तो गलतियों से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती, इतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालती यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो। दूसरी बात, जब आप मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक बताऊंगा उस प्रकार से, तो जब आप प्रश्नों का अभ्यास करते हैं या दूसरी किताबों से जैसे कोई रिवीजन के लिए आप किताब पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके फैक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा डबल में कि ये उसमें ऐसा था उसमें ऐसा था, और उसमें सुधार हो जाएगा, ऐसी संभावना रहती है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको इसी के अंदर बताऊं, जैसे इस प्रकार से कोई भी आप जैसे क्वेश्चन बैंक खोल रहे हो, जैसे ये हम टेस्ट ले रहे थे, तो इन टेस्ट के अंदर जानबूझ के मैं इस प्रकार के प्रश्न डालता हूं, क्योंकि ये सभी किताबें मेरे पास रहती हैं, सभी का कोई भी हो मैं सहारा लेता हूं प्रश्न बनाने में। और भी जैसे कोई पुरानी आर एस शर्मा, जयंत शर्माली, उपिंदर सिंह, इस प्रकार की सभी किताबों का मैं सहारा लेता हूं। तो जहां भी मुझे ये लगता है कि जो विद्यार्थी पॉपुलर गाइड पढ़ रहे हैं उसमें कोई गलती है, उस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं जानबूझ के प्रश्न बैंक में डालता हूँ जो हम टेस्ट लेते हैं, ताकि वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि फिर उस पर रिपोर्ट आती है तो मैसेज आता है बच्चों का, सर आपने ये गलत बताया। फिर मैं उनको बताता हूँ कि बच्चा ऐसे ऐसे ये गलत नहीं है, ये मिस्टेक है आपकी किताब में और आप वो ठीक कर लीजिए। तो इस प्रकार से सुधार हो जाते हैं। तो हम जानबूझ के इस प्रकार का काम करते हैं। ये मैंने अभी शुरू किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट वगैरह दें, उसमें कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप किताबों पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, चाहे भाई भले ही मेरी टेस्ट सीरीज चल रही हो, मेरा कोई भी कोर्स चल रहा हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी विद्यार्थी हो, मैं आज भी ये कहता हूं कि यदि आपके पास किताबें हैं और आपका किताबों में मन लग रहा है, आप अच्छे तरीके से उसको सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किताबों को, तो उनको याद कीजिए, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने जानबूझ के इसलिए इन दिनों में, क्योंकि मैं टेस्ट ले रहा था, काफ़ी दिनों से चल रही थी टेस्ट सीरीज, बड़ी टेस्ट सीरीज है, लगभग 5,500-6 हज़ार प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है सेकंड पेपर के लिए। तो और उसमें तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर टेस्ट तो दे देते हैं, टेस्ट अच्छे भी हैं, लेकिन रिवाइज करने में दिक्कत आती है। तो रिवाइज करने में जो दिक्कत आती है उसको हमने मिटाने के लिए कि भाई टेस्ट आप ऑनलाइन दे दो और जो रिवीजन वाला आपका काम है वो आप इनका प्रिंट निकलवा लो। तो प्रिंट निकलवा के एक तो जो उस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण बढ़िया जो प्रश्न होते हैं वो सारे आपके पास हो जाते हैं। तो एक तो बहुत सारे प्रश्न इनमें से आने की भी संभावना रहती है, और दूसरी बात कोई गलती हो वो भी पकड़ में आ जाती है, और एक रिवीजन भी हो जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी शुरू किया है। टेस्ट तो मैं पहले से ले रहा था, लेकिन ये मैंने अभी शुरू किया है कि ताकि विद्यार्थियों को है, वो सभी विद्यार्थियों को ये दिक्कत नहीं आए कि भाई टेस्ट तो दे दिए, क्योंकि बार बार टेस्ट सीरीज में जाके ये देखिए हमने इसकी प्रमाणिक पुस्तकों से व्याख्याएं कर करके अपलोड कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने पहले तो मैं अकेला ही काम करता था, अभी मैंने एक टाइपिस्ट पकड़ा है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, देखो आप सोच रहे हो कि बड़ा वीडियो बना रहे हैं, एक बार सुन लो आप। कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें मेरा नंबर आ रहा है ना, नंबर आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कभी कुछ पूछना चाहो, लेकिन कॉल मैं नहीं उठाता, सीधी सी बात है। ये हमारा नंबर है हेल्पलाइन का, और कॉल मैं कभी उठाता नहीं हूँ, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली 90% चांस में यही होता है कि इसका जवाब मैं ही देता हूँ।
हालांकि एक मेरा परिवार में ही एक सहायक है जो कभी कभी अटेंड करता है इस प्रकार की चीज़ों को, या मैं यहाँ पर नहीं होता तो वो नोटिफिकेशन देखना, कोई रिप्लाई करना, वो काम करता है। अभी मैंने एक टाइपिस्ट ढूंढा है अच्छा सा जो इस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करके हमें दे दे, तो इसलिए तो बाकी ये अलग बात है। बाकी हम किताबों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये जो किताब परीक्षा वाणी में बता रहा हूँ ये पर्याप्त है आपके लिए। दूसरी इसमें किताब, एक कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, देखो मैं आपको सारी बातें आज क्लियर करता। अरविंद भास्कर, अरविंद भास्कर की 2 किताबें आती हैं, बहुत बढ़िया किताब है। मुझसे कोई ये कहे कि इसकी तुलना में इस किताब में, ये तो कितनी ही बढ़िया किताब है परीक्षा वाणी की तुलना में, चाहे गलतियों के मामले में मान लो, लेखक के हिसाब से मान लो, ये इसका स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन जिस प्रकार से इसमें फैक्ट दिए गए हैं वो याद करने में, और एक ज़्यादा दिए गए हैं, कई जो खासतौर से इनकी दूसरी किताब में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, तो वो एक ये दिक्कत हो जाती है कि इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, खासतौर से नए विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। बाकी पुस्तक ये बढ़िया है इन वाली दोनों, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा पास कैसे करें, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा पास करने की दृष्टि से कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ सकते जिनको आप रिवाइज नहीं कर पाओ, तो इसलिए मैं ये बात बता रहा था आपको। फिर इसके बाद में विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में देखो एक तो अरविंद जी भास्कर की किताब है और एक है राम सिंह सरावग और उनकी किताब है जेपी सैनी की, नाथ पब्लिकेशन से आती है, राम सिंह सरावग और जेपी सैनी, इनकी एक किताब आती है। ये किताब पिछले 1-2 वैकेंसीज के अंदर लगभग सभी बच्चों ने इस प्रकार की किताबें पढ़ी है अरविंद भास्कर की। अब इन्होंने नई किताब निकाली है पिछली बार, तो उस किताब में उन्होंने जो डेटा वगैरह है उसको जैसे परीक्षा वाणी वाले देते हैं, थोड़ा थोड़ा परीक्षा वाणी को मैच नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन इन्होंने फैक्ट को अलग प्रकार से बैलेंस करके और उस प्रकार से देने का दिया है, तो उससे ये किताब पढ़ने में थोड़ी सी आसान हो जाती है, याद करने के हिसाब से थोड़ी नोट्स टाइप फील होती है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे आजकल इसको भी पसंद कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी किताब का आप चयन करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी आपको कोई दूसरा सोर्स देखने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान इतिहास व संस्कृति, अब ये देखो ये राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति है, ये आपके पेपर 1 में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी काम आता है और इसमें भी काम आता है। तो इसके अंदर आप पवन भंवरिया की किताब आती है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति नाम से 2 किताबें, उन किताबों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा अभी आप धिंदवाल पब्लिकेशन, थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा आता है, देखो जहाँ डिटेल ज़्यादा आता है वहाँ पर आपको छांटना आना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा डिटेल की किताब का आपके काम की नहीं है। किताब बहुत ज़बरदस्त है, वो चलती भी है आजकल मार्केट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किस कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनकी भी किताबें आती हैं, इनकी भी किताबें आती हैं, या इसमें मैं कहूँगा राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की विद्यार्थियों के पास बहुत किताबें होती हैं, किसी के पास लक्ष्य की होती है, किसी के पास पैनोरमा की होती है, किसी के पास च्यवन प्रकाशन की होती है, किसी के पास संकल्प की होती है ना। उनमें से किसी भी किताब से आप इस पार्ट को तैयार करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ तैयार करो, खासतौर से कला संस्कृति के लिए पेपर 1 और 2 में, ताकि आपको लेंथी नहीं पढ़ना पड़े, मुख्य चीज़ आ जाए, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न आए तो वो छूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये 5 पार्ट अपने हो गए। उसके बाद में बात आती है प्रश्न बैंक की। प्रश्न बैंक, अब प्रश्न बैंकों के अंदर देखो, मैं भारतीय इतिहास के प्रश्न बैंकों की बात करूं तो प्रश्न बैंक देखिए, एक तो पप्पू सिंह प्रजापत का आता है, एक यूथ कंपटीशन, वैसे बहुत आते हैं, मेरे सामने देखोगे कम से कम 15 प्रकार के क्वेश्चन बैंक वहां पर पड़े हैं। जो ठीक है इनमें से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं अरिहंत का आता है, और जो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहे थे ये 3 क्वेश्चन बैंक हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बैंक ये थोड़ा अलग है, अरिहंत का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो टॉपिक वाइज नहीं आता, वो मिक्स आता है, यानी एक टेस्ट के अंदर नहीं, सॉरी, एक ही टॉपिक आपको बना रखा है, उसमें अलग अलग है, उसमें मिक्स किया रखा है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस प्रकार बना के और उसमें घुमा रखे, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा आपको हड़प्पा का अलग मिल जाए, उसका अलग मिल जाए, ऐसा अभी कोई आ गया होगा, देखो मुझे पता नहीं है, बाकी मैंने पिछले 2-3 बार इनके एडिशन मंगाए, वो इसी प्रकार का आता था। तो मिक्स में पढ़ना हो तो अच्छा क्वेश्चन बैंक आता है इनका भी। ये दोनों आते हैं टॉपिक वाइज आते हैं ये। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, हालांकि राजस्थान के इसमें शामिल हैं ये भी, क्योंकि अकेले राजस्थान के क्वेश्चनों से तो प्रश्न बैंक बनता नहीं, तो इसमें भी बहुत सारे वैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़े से आपको नेट के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं, बीच बीच में कहीं नेट के क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा डाले हुए हैं, उसमें नेट के काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसलिए
कहीं कहीं आपको इसकी जो शैली है उसके प्रश्न देखकर कहीं कहीं लग सकता है ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, वो एक दिक्कत आ सकती है। इसमें थोड़े से आसान है। अब एक दिक्कत क्या आती है प्रश्न बैंकों में कि रिपीट, कि यूपी में ये पूछ लिया, पीजीटी में, आरओ में ये पूछ लिया, बीपीएससी में ये पूछ लिया, वो एक ही प्रश्न घुमा घुमा के पूरे पेज में 10-12 क्वेश्चन, जबकि होना ऐसा चाहिए कि एक क्वेश्चन आपने लिख दिया, उसकी 2-4 लाइन की अच्छी व्याख्या लिख दो ताकि वो समेट जाए। अब एक ही बात को घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछा गया है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। वो कई बार तो पूरा एक पेज का पेज ही उसमें घुमा फिरा के एक ही प्रश्न बनता है, उसकी 4 लाइन व्याख्या के लिख दो तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो दिक्कत रहती है प्रश्न बैंकों में। लेकिन मैं आपको देखो, जहां तक मुझे आइडिया है, मैं दावा नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि यूथ का भी काफ़ी दिन हो गए, नया आना चाहिए, और पीएसपी का भी शायद मेरे हिसाब से इन फ्यूचर महीने, 2 महीने 3 महीने में, 2 महीने के आसपास में नया आ सकता है। मैं कोई दावा नहीं करता, न मेरी इनसे बात हुई है कोई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके जो भी पिछले वाले एडिशन है उनमें जो बची हुई कॉपीज़ हैं वो बिक जाएंगी, उसके बाद में नया एडिशन है। मेरे हिसाब से सभी पब्लिकेशन ऐसा करते हैं, तो शायद क्योंकि इनको 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से इनके नए एडिशन आ सकते हैं। तो आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें इनके संबंध में हो गई। बाकी पेपर 2 के अंदर जो साइकोलॉजी निकाल के फर्स्ट में कर दिया है, और आपके वो शिक्षा शास्त्र वाला, वो पेडागोजी वाला थोड़ा सा बचेगा, और आईसीटी वगैरह उसके अंदर बच सकता है, तो वो चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। बाकी साइकोलॉजी उसमें आ जाएगा। 40% वाला मेरे हिसाब से रूल वैसे का वैसा है, कहीं पर भी चेंज नहीं है, शायद सेकंड में भी नहीं है। हमने भी वीडियो बना दिया था, लेकिन बाद में उसकी भाषा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 40-40 दोनों अलग अलग ही रखने वाले हैं सभी एग्जाम में। तो ये सारी इसके पेपर 2 के संबंध में बात हो गई। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। अब देखो, तैयारी के संबंध में देखो, आप और कोई जॉब नहीं करते हो, क्योंकि लंबा समय हो जाता है पिछली भर्ती से इस भर्ती में, तो बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं। कोई कहीं पे काम करता है, कोई किसी स्कूल में पढ़ाता है, कोई किसी कॉलेज में भी पढ़ाता है ना, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हुए हैं, कोई क्लर्क लगा हुआ है, कोई 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में लगा हुआ है, वो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वो भी इस संबंध में पूछना चाहते हैं। तो देखो, आप टाइम मैनेज करो, अभी से आप कम से कम भी 8-9 घंटे का समय तो निकालो, और जो घर पे रहते हैं वो तो 10-11 तक भी पहुंच सकते हैं, या जो काम कर रहे हैं तो उसको तो देखो 4 से 6 घंटे मुश्किल से टाइम निकलता है, इससे ज़्यादा निकलता नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे के बिना तो देखो शेड्यूल बनता नहीं है। तो आप क्या करो, साथ साथ में एक तो इंडिया का पार्ट लेके चलो। जो बाकी आपका जैसा भी आप सोचें, हर विद्यार्थी का अलग तरीका हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे आपका प्राचीन चल रहा है, तो दिन में कुछ घंटे आप कोशिश करो कि विश्व या राजस्थान निकालो, विश्व या राजस्थान साथ साथ में लेकर चलो ऐसे। फिर आपका एक तरफ इंडिया चलता रहेगा, एक तरफ आपके इसके रिवीजन होते रहेंगे। इनको कभी मत भूलो। कोई भी आपके पास प्रश्न बैंक हो, कोई भी आप किसी का टेस्ट दे रहे हो, ये जरूरी है कि आप प्रश्नों को हल करें, नहीं तो आप टॉपिक पढ़ जाएंगे, आपको आइडिया नहीं होगा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। मतलब इसके आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे तो बिल्कुल भी कोई सयानी बात नहीं है। प्रश्न बैंक बहुत जरूरी है। एक निकालो, बाद में कोई और अच्छा आ जाए, 2 निकालो, तो इस प्रकार से। लेकिन आपको इसमें इन किताबों के संबंध में और कोई, मेरे हिसाब से आपके कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो में नहीं रहा होगा। जो भी आपका टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करो। एक इंडिया का पार्ट साथ साथ में लेकर चलो। इसमें भी देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से आते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करो, है ना। इसको ऊपर से मत पढ़ो। जैसे कई बार विश्व इतिहास में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप मुख्य चीज़ भी पढ़ के जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिस पार्ट के अंदर, उसमें थोड़ा सा और डीप चला जाता है कई बार क्वेश्चन। तो उसमें आप कोशिश करो कि थोड़ा गहराई से, इसमें खासतौर से प्राचीन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा गहरा गोता लगा लिया करो इसके अंदर। बाकी ये सभी चीज़ें जिनके बारे में बात करा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप, वो नंबर तो है मेरा, लेकिन उस पर कॉल मत करना। आप चाहे कितना भी नाराज़ हो, कुछ भी सोचो, मैं कॉल नहीं उठाता। ये मेरा रूल है, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मैं कोई ये काम नहीं करी, मेरा पार्ट टाइम है और मैं कभी भी छोड़ दूंगा इसको। मुझे इससे कोई ऐसा लगाव नहीं है। तो मैं कोरोना नहीं आता तो शायद मैं ज़िंदगी में भी कभी नहीं पढ़ाता, ना मैं कोचिंग में पढ़ाता था, ना मैं ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ भी नहीं पढ़ाता था मैं। एमएससी में भी मैं मैथमेटिक्स से राजस्थान यूनिवर्सिटी से कैंपस से मैंने किया हुआ है। बहुत सारे मेरे को ट्यूशन के कोचिंग्स के पहले ऑफर आते थे, मैं कभी नहीं गया। कोरोना में मेरे से गलती से शुरू हो गया, कहीं कहीं मुझे फील होता है मैंने गलती से शुरू कर दिया ये। तो ये सब तो थोड़ी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आपको मैंने किताबों के बारे में बता दिया। कॉल उस नंबर पे प्लीज़ मत करना। आप संभव हो तो इसके नीचे कमेंट करो, वहीं भी मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा यदि आप जेन्युइनली क्वेश्चन पूछते हो। मोबाइल नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सअप का मैसेज करते हो तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन में आप अपनी बात, एक टेक्स्ट में, एक मैसेज में आप अपनी बात रखो। ऐसे नहीं कि हाय फिर दूसरा भेज दिया सर
फिर भेज रहे हो प्लीज़, फिर कह रहे हो कि प्रॉब्लम, फिर क्या सर बताओ, सर प्लीज़ हेल्प। ऐसे आप 20 मैसेज भेज देते हो, मेरे को ये नहीं पता मैं इसको बताऊँ क्या। फिर मैं आपसे हेलो करूँ, हाय करूँ, तो एक हम अपन तो ही, ऐसा कोई जिगरी दोस्त तुम आपका हो नहीं बचपन का कि आप मेरे से चैटिंग कर रहे हो। एक क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली, अच्छे वे में, अच्छे बच्चों की तरह कि ये मेरी बात है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरे को पूछना है, तो ताकि मैं उसका जैसे भी मैं उसको देखूँ तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। आपने इतनी देर कितने विद्यार्थियों ने सुना होगा, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में, मुझे भी पता चले लास्ट तक कौन टिकता है, कैसे वाकई देखते हैं, कि उस हिसाब से वीडियो की कभी भविष्य में बनाए तो लंबाई थोड़ी सी एडजस्ट कर लें, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो लास्ट तक कोई कितने बच्चे देखते हैं। यदि वास्तव में देखते हैं, उपयोगी लगता है तो आप बताओ, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज होती जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा में थोड़ा निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन तैयारी करें, बढ़िया तरीके से करें और इस हिसाब से करें कि आपको कभी दोबारा ना करनी पड़े। थैंक यू।